भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन। आज दिल्ली में 2:30 बजे होगा अंतिम संस्कार। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। चौदह सितंबर से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। मार्च में कोरोना की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा था बजट सेशन। सुशांत केस में सीबीआई का रिया और भाई शोभिक को 5वीं बार समन। आज फिर से बुलाया। कल 9 घंटे तक सीबीआई ने पूछे तीखे सवाल। और देश में कोरोना के कुल केस पहुंचे 37 लाख के करीब। बीते दिन 68,766 नए केस आए सामने। 818 लोगों की मौत। 64,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एआरबी न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के कुल केस अब 36,87,949 हो चुके हैं। देश में कोरोना से एक दिन में 818 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक 65,435 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं बीते दिन 64,435 कोरोना के मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। और वहीं अब तक कुल 28,37,377 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में अब भी 7,84,500 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। देश में लगातार कोरोना के केस हर दिन सामने आ रहे हैं। मुंबई में कोरोना के आंकड़े बताने के लिए हमारे साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, अभी मुंबई में बीते 24 घंटे में कितने कोरोना के केस सामने आए हैं? देखिए, मुंबई में लगातार जो है कोरोना मरीजों की संख्या, कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे में शुरुआती दौर में देखा जा रहा था कि कोरोना संक्रमण जो है इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था, लेकिन इस दौरान जब अनलॉक हो गया है पूरा मुंबई, उस दौरान जो है कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई करो के उनको जिम्मेदारियों के ऊपर छोड़ दिया है। हालांकि ये तमाम पाबंदियां लगाई गई है कि ऑटो रिक्शा में आप 2 लोगों से ज्यादा नहीं जा सकते, बाइक पे बैठकर आप 1 लोगों से ज्यादा नहीं जा सकते। लेकिन उसके बावजूद मुंबई का जो है ऑटो रिक्शा और बाइक में लगातार संख्या में बढ़ के सवारी कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से लगातार कोरोना की संख्या बढ़ रही है, लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब सरकार ने अनलॉक कर दिया है और उनकी जिम्मेदारियों पर छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है रोजी रोटी के लिए लोगों को बाहर निकलना और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। जी, तो वही लगातार जी सत्यप्रकाश, धीरे धीरे अभी अनलॉक 4 को लेकर भी गाइडलाइन सामने आ रही हैं। बहुत सारी चीजें खोलने की बात कही जा रही है। आपको लगता है कि ऐसे समय में भी जब कोरोना के केस इतने ज्यादा सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार को ये जो अनलॉक 4 के तहत बहुत ज्यादा ढील देनी चाहिए? देखिए, सरकार अब जो आर्थिक स्थिति को सुधारने की हवाला देते हुए तमाम चीजें खोल रही है, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में सरकार को कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा। हालांकि सरकार एक तरफ ये भी विचार कर रही है कि कैसे किया जाए, कैसे कंट्रोल में किया जाए, लेकिन जिस तरह से सरकार कर रही है, ऐसे में साफ जाहिर होता है कि सरकार के हाथ में कंट्रोल नहीं है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में अभी मेट्रो और तमाम चीज, स्कूल खोलने की बात की जा रही है कि इतनी संख्या में आप जा सकते हैं, लेकिन मुंबई में फिलहाल जो मुंबई की खास बात है लोकल, मुंबई लोकल, उसको अभी तक खोलने की कोई बातचीत नहीं चल रही है। मेट्रो को भी खोलने की कोई बातचीत नहीं चल रही है। स्विमिंग पूल, थिएटर अभी भी है। लेकिन जिस तरह से मुंबई जो है आर्थिक राजधानी मानी जाती है, तमाम लोग कई राज्यों से यहाँ आते हैं काम धंधे बिजनेस के लिए। बिल्कुल। तो जब अनलॉक कर दिया गया, तीसरा अनलॉक हो गया, चौथे अनलॉक की तरफ मुंबई बढ़ रही है। लेकिन उसके बावजूद आज स्थिति ऐसी है कि मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना का हब बन चुका है। अगर सबसे ज्यादा कोरोना की संख्या अगर बढ़ती है तो मुंबई में बढ़ती है। आए दिन
900, 1000, बिल्कुल 1300। बिल्कुल सत्य प्रकाश, आए दिन मुंबई में बहुत सारे नए मामले सामने आ रहे हैं। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ में दिल्ली में कोरोना का हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, अगर दिल्ली में बात की जाए कोरोना की, तो भी पिछले 24 घंटे में आप बताइए कि कितने लगभग मामले सामने आए हैं। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से 24 घंटे की जब बात की जाए तो कहीं ना कहीं 2000 से ज्यादा के केस हैं जो 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं, और कहीं ना कहीं 22 से ज्यादा की लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली के अंदर भी आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं जो पहले स्थिति थी सुधरी थी दिल्ली के अंदर, वो कहीं ना कहीं अब बिगड़ती दोबारा से नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर यही है कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जो कहा गया था कि गुटखे वगैरह नहीं बेचे जाएंगे, और यहाँ तक कि वो लोग दुकानों पर ये भी सामान बिक रहा है, गुटखे वगैरह या फिर तंबाकू वगैरह का सेवन भी किया जा रहा है, और लगातार जनता खा कर उनको एक दूसरे कहीं ऐसी जगहों पर रोड पर फेंक रही है जहाँ पर कहीं ना कहीं थूका जा रहा है। और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, क्योंकि इस तरीके से अगर ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं वायरस और ज्यादा फैलेगा। तो अगर देखने वाली बात यह है, जिस तरीके से सरकार की जो गाइडलाइन है, यानी कि आज जो अनलॉक 4 लगाया जाएगा आज से, तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जिसके अंदर मेट्रो की सेवा खोली जा रही है, और स्कूल कॉलेज अभी नहीं खोले जा रहे हैं, मगर हाँ ये कह सकते हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए जो इमरजेंसी क्लासेज है, यानी कि कोई दिक्कतें हैं किसी बच्चों को, वो स्कूल के अंदर जाकर अपनी टीचर से सलाह मशवरा कर सकता है। और कहीं ना कहीं ये सारी प्रक्रिया जो की जाएगी वो पेरेंट्स के द्वारा की जाएगी। अगर पेरेंट्स नहीं चाहते हैं स्कूल में बच्चे को भेजना, या फिर कोई सलाह लेने के लिए स्कूल के पास नहीं भेजना चाहते, टीचर के पास नहीं भेजना चाहते, तो नहीं स्कूल के अंदर जाने दिया जाएगा। मगर बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स जाएंगे तो ही टीचर उनको समझाने की कोशिश करेंगे और स्कूल में अंदर आने की परमिशन दी जाएगी। मगर कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया अब अपनाई जा रही है, ये अनलॉक 4 की प्रक्रिया है, और कहीं ना कहीं ये देखना होगा दिल्ली के अंदर जो दोबारा केस बिगड़ रहे हैं उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं थोड़े ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से जनता अवेयरनेस कर रही है वो सबसे बड़ा कारण है इसके अंदर महामारी के अंदर बढ़ाने के लिए रोल जो निभा रहा है। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली से बाहर के लोग जो दिल्ली के अंदर आ रहे हैं वो भी एक अहम कारण है। जब तक वो लोग और दिल्ली की जो जनता जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं करवाया, या फिर कह सकते हैं जो अपने आप को अंत वो समझ रहे हैं कि हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, या फिर उनके अंदर इतनी ताकत है वो कोरोना वायरस से जीत सकते हैं, शायद उनकी अनदेखी है, उसी को लेकर ही इस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। जी तो राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि लगातार देश में कोरोना के केस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, और अब एक बार फिर से पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। 68,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं। और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। सुशांत केस से रिलेटेड ये खबर है। सीबीआई की जांच का आज 12वां दिन है, और सीबीआई का रिया और शोभिक को 5वीं बार समन भेजा गया है। आज एक बार फिर से रिया और भाई शोभिक से पूछताछ होगी। और वहीं कल 9 घंटे तक सीबीआई ने रिया से ड्रग्स को लेकर कई सारे सवाल पूछे थे, और आज भी कई घंटों तक रिया और शोभिक से पूछताछ संभव है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई अपनी जांच को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा रही है, और अब एक बार फिर से रिया और उनके भाई शोभिक से 5वीं बार सीबीआई पूछताछ करेगी। और वहीं आपको बता दें कि सीबीआई की जांच का आज 12वां दिन है, और हर दिन सीबीआई बहुत ही गहनता से पूछताछ कर रही है। पिछले दिन भी सीबीआई ने रिया से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसमें सुशांत और उनके रिश्ते सहित ड्रग्स के एंगल को लेकर भी सीबीआई ने कई सारे सवाल पूछे थे। और आज एक बार फिर से सीबीआई रिया से और उनके भाई से पूछताछ करेगी, जिसके लिए सीबीआई ने कई सारे सवाल तैयार किए हैं। जिस तरीके से सीबीआई लगातार इस मामले में बहुत ही तेजी से पूछताछ कर रही है, उससे लगता है कि बहुत ही जल्द इस केस की जो गुत्थी है वो सुलझ जाएगी। रिया से आज 5वें दिन सीबीआई पूछताछ करेगी, और वहीं कल भी सीबीआई ने करीब 9 घंटे तक रिया से पूछताछ की थी। और आज एक बार फिर से रिया का सीबीआई से आमना सामना होगा, जिसमें रिया को सीबीआई के तीखे सवालों का जवाब देना होगा। रिया समेत उनके भाई शोभिक से भी सीबीआई पूछताछ करेगी, और ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि सभी के बयानों में विरोधाभास पाया गया है, जिसकी वजह से
सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। और वहीं आज सीबीआई की पूछताछ का 12 दिन है, जिसमें 5वीं बार रिया से पूछताछ होगी। कि रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनके परिवार ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर सीबीआई पूछताछ कर रही है। और इसी के साथ में जब से इस केस में ड्रग्स एंगल आया है, उसके बाद से रिया चक्रवर्ती कई सारे सवालों के घेरे में घिर चुकी हैं, क्योंकि उनके कई सारे चैट्स भी वायरल हुए, जिसके बाद से रिया से बहुत ही गहनता से सीबीआई पूछताछ कर रही है। और अब बात करते हैं खबरों की। बीते कुछ समय से बीमार चल रहे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सोमवार को निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ये जानकारी दी। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। कल सुबह ही अस्पताल की तरफ से बताया गया कि फेफड़ों में संक्रमण की वजह से वो सेप्टिक शॉक में थे। मुखर्जी के निधन पर भारत सरकार ने 31 अगस्त से 6 सितंबर तक 7 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया है। 84 वर्षीय मुखर्जी लगातार गहरे कोमा में थे और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। सेप्टिक शॉक की स्थिति में रक्तचाप काम करना बंद कर देता है और शरीर के अंग पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं। उन्हें 10 अगस्त को दिल्ली कैंट स्थित सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। मुखर्जी के मस्तिष्क में खून के धक्के जमने के बाद उनका ऑपरेशन किया गया था। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के समय वो कोविड-19 से भी संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद उन्हें श्वास संबंधी संक्रमण हो गया था। मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2012 में 12 से 2017 तक पद पर रहे। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है, जिससे पूरे देश में शोक की लहर छा गई है। सभी आम आदमी से लेकर नेताओं ने प्रणब मुखर्जी को निधन पर शोक जताया है। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जताया है। साथ ही उनके काम और उनके व्यवहार की तारीफ की। आइए क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। के अंदर चाहे वो लोकसभा में रहे या राज्यसभा में रहे, कांग्रेस पार्टी के सभी एमपीज उनका आदर तो करते थे, लेकिन दूसरी पार्टियों के लीडर्स भी उनका बहुत आदर करते थे। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, लेकिन जब वो मंत्री मंडल में मंत्री थे तो प्रधानमंत्री भी सभी उनका आदर करते थे, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते थे। मैं आज यही कहूँगा कि देश ने एक बहुत अच्छा देशभक्त सपूत खो दिया है। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग में जगह दे, और उनके जो बेटा और बेटी है उनको ये साहस दे इतने बड़े। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। बोध मत की
उत्पत्ति और उत्तर वैदिक काल, कुषाण साम्राज्य और मुस्लिम शासकों का शासनकाल, मथुरा के पेड़े और आगरा का ताज, फिरोजाबाद की चूड़ियां और बनारस का घाट, इलाहाबाद का संगम और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश सदमे में है। आम आदमी से लेकर नेताओं तक शोक की लहर छा गई है। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक जताते हुए कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रणब मुखर्जी की प्रशंसा की और साथ ही उन्होंने कहा कि मुखर्जी विद्वान लोगों में से एक थे। उन्होंने कहा कि मुखर्जी ने देश हित के लिए कई फैसले लिए हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के दुखद निधन का समाचार मिला है। प्रणब मुखर्जी भारत रत्न भी थे और एक ऐसे राजनेता थे जो अपनी बात को सही तरीके से कहते थे और सही बात के लिए वो किसी भी सीमा तक जाते थे और जहाँ पर उनको लगता था कि ये बात देश हित में है तो वो दलीय सीमाओं से भी बाहर निकल के। कांग्रेस के आक्रमण रुख को देखते हुए बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। आरोप प्रत्यारोप की इस कड़ी में बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि जहां भ्रष्टाचार का नाम आता है वहां कांग्रेस का नाम आ ही जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में संबित पात्रा ने तंजात्मक लहजे में कहा कि आज की कहानी पैसा, फाउंडेशन और परिवार की है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन में गैर कानूनी तरीके से कहां से पैसा आया है, इसका खुलासा जेपी नड्डा ने किया था। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैसा, फाउंडेशन और परिवार की कहानी है कि किस प्रकार पीएमएलए का जो पैसा अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रशांत भूषण ने कहा कि मैंने पहले ही बोला था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला देगा मैं खुशी खुशी मान लूंगा। मैं सम्मानपूर्वक जुर्माना चुकाऊंगा। मेरा जो अधिकार है मैं करूंगा। अगर कोई और भी फैसला होता तो मैं जरूर मानता। 37 साल से सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरी हमेशा रिस्पेक्ट रही है। मेरी ट्वीट कोई सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका को चोट पहुंचाने के लिए नहीं किया था। केरल में विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। केपीसीसी के कार्यकर्ता सीएम पिनराई विजयन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर एक बार फिर से केपीसीसी के अध्यक्ष मुल्लापल्ली भूख हड़ताल पर कल बैठ गए थे। उनके समर्थन में पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे। On a hunger strike today. Today is Onam, the festival which we celebrate every day. That the festival is known for a festival of prosperity, a festival of festival. But unfortunately this time we are forced to have this hunger strike following बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक कार्यालय का उद्घाटन किया। राजनांदगांव पहुंचे डॉक्टर रमन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अभी हाल ही में विधानसभा सत्र समाप्त हुआ है, जिसमें बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदेश में फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने में असफल होने को लेकर स्थगन
प्रस्ताव रखा है। उन्होंने प्रदेश सरकार की कोरोना नीतियों पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश एकमात्र प्रदेश है जहां क्वारंटाइन सेंटर्स की बदहाली इतनी है कि वहां पर रहने से अच्छा लोगों को आत्महत्या करना लगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। अभी विधानसभा का सत्र हुआ और उस सत्र में सरकार को कोरोना में असफलता के लिए पूरी तरीके से स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ विषय रखा और सरकार हर मामले में असफल रही है। न मज़दूरों को 1000 रुपया दिया गया जो प्रवासी मज़दूर आए, क्वारंटाइन की व्यवस्था तो ऐसी थी कि पंचायत के भरोसे छोड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है दुर्भाग्यशाली हिंदुस्तान में जहाँ क्वारंटाइन सेंटर में सांप काटने से मौत हो रही है 2 लोगों की, फांसी लगाने से 2 लोगों की मौत हो रही है, जहर खाने से मौत हो रही है। इसका मतलब ये है कि लोगों को क्वारंटाइन सेंटर से ज़्यादा बेहतर फांसी लटक के मर जाने लगा। इतनी अव्यवस्था पूरे एमपी की बैतूल में भारी बारिश से सूखे बोर में भी पानी आने लगा है, लेकिन बैतूल में 5 साल से सूखे पड़े बोर में कुछ ऐसा निकला कि ग्रामीण उसे बोतल और कुप्पी में भरकर ले जाने लगे। पुलिस ने पहुंचकर लोगों को हटाया और इस तरल पदार्थ का सैंपल लिया गया जिससे लोग डीजल समझकर ले जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक बैतूल के पास सेलगांव में 5 साल पहले सरकारी बोर हुआ था, लेकिन इसमें पानी नहीं निकला तो छोड़ दिया गया। पिछले दिनों हुई भारी बारिश से भूजल का स्तर बढ़ने से बोर में ओवरहेड फ्लो होने लगा और उसका पानी सड़क पर आ गया। वहीं लोगों को लगा कि डीजल सड़क पर बिखर गया, लेकिन जब देखा कि बोर से तरल पदार्थ निकल रहा था और उसकी गंध और रंग डीजल के जैसे थे। ये खबर आग की तरह फैल गई। इतना सुनते ही आसपास के ग्रामीण कुप्पी बोतल लेकर डीजल लेने के लिए टूट पड़े। कुछ ने इस तरल पदार्थ को बाइक में डाला तो बाइक चलने लगी, कुछ ने जलाकर देखा तो उसमें आग लग गई। हालांकि सूखे बोर से निकल रहे तरल पदार्थ ने सबको हैरत में डाल दिया। से लगभग आज 3 से 4 के बीच में फ़ोन आया था कि वहाँ पर जो बोरवेल है पीएचई का योजना के लिए जो खनन कराया गया था उससे एक तरल पदार्थ निकल रहा है। तो उसकी जानकारी मिलते से यहाँ से जो उपयंत्री बन्ना उपराले और यहाँ से स्टाफ के लोग गए उसकी जांच करने और सैंपल कलेक्ट करने। तो वो सैंपल लेकर आए हैं। तो सैंपल पानी नहीं है, कोई तरल पदार्थ है जिससे स्मेल आ रही है पेट्रोलियम पदार्थ जैसी। तो अभी सैंपल लेकर हम लोग कलेक्ट करके ले आए हैं। क्या हैं गांव वाले इसको लेकर? गांव वालों का तो ये कहना है कि एक मतलब ज्वलनशील पदार्थ है, आग लग रही है तो उसको डीजल कह रहे हैं काफ़ी लोग। पर अभी जब तक जांच ना हो जाए इसकी। देखने में कैसा लग रहा है सर? देखने में इसका कलर पीला पीला कलर है और चिपचिपा है ये, और इसकी स्मेल जो आ रही है वो पेट्रोलियम पदार्थ जैसी ही आ रही है। सर कब हुआ था ये बोर? ये बोर अपना 2014-15 के बीच में हुआ था, वित्तीय वर्ष में, और 450 फीट उस समय खनन कराया गया था इसका। और ये बिल्कुल ड्राई था, उस समय इसमें पानी नहीं मिला था। और ये जो सेलगांव बारबी है बैतूल विकासखंड का, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर 4 रोड पर है स्थित ये बोर, और सुनसान जगह में है ये बोर। तो इसमें कल जैसे ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि कल कुछ गांव वालों ने वहाँ तरल पदार्थ निकलते हुए देखा था, तो जिसकी जानकारी आज यहाँ पर ऑफिस में मिलती है। तो उसके सैंपल तैयार की, 2 सब इंजीनियर को, 2 वर्कर को हमको साथ में भेजा वहाँ का वाटर सैंपल कलेक्ट करने के लिए, और क्या स्थिति है, जो ये कहीं अफवाहें तो नहीं है, ये सारी डिटेल लाने के लिए। जब हम वहाँ गए हमने देखा काफ़ी लोग जमा थे, पुलिस भी आ चुकी थी वहाँ जब तक। तो हमने सैंपल कलेक्ट किया और वहाँ के मतलब जो हमारा जो बोर है पीएचई का बोर है वो उसको बता दिया है कि सेफ्टी वगैरह करवा दी है, और अभी वहाँ के मतलब देख रेख में है पुलिस के। वो नहीं, आप तक वहाँ लोग निकाल रहे थे क्या? ले जा नहीं, पुलिस है वहाँ पर, निकालने नहीं दे रही है अभी वहाँ पर आसपास पर। उसके पहले लोग निकाल के उससे पहले अब गांव वाले बता रहे हैं कि निकाला है। हम लोग को तो सूचना नहीं थी इस बारे में, पर हम जब गए जब नहीं निकाला। ऊपर तक आ गया लेवल उसका? कल तो बता रहे थे गांव वाले कि बह रहा था। अभी हम जब गए थे हमने हाथ डालकर वाटर सैंपल कलेक्ट कर लेकर आए हैं टेस्टिंग के लिए। गहरा था मतलब हाथ डालने पर? एक हाथ जा रहा मतलब 1-8 मीटर ऊपर तक।
और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।